नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। निश्चय ही आपका प्रश्न होगा कि अपने चैनल में इतिहास चर्चा के बीच महाभारत पर यह वृहद श्रृंखला क्यों? वस्तुतः इसके अनेक कारण हैं। पहला यह कि महाभारत विषय वस्तु इतनी विशालता लिए हुए है कि उस पर छुटपुट बातें करना पर्याप्त नहीं। महाभारत को केवल उसकी रोचक कथा वस्तु के कारण पढ़ना जानना सतही दृष्टिकोण है। महाभारत को न केवल उत्कृष्ट प्राचीन साहित्य से परिचित होने के लिए, अपितु कैसे इतिहास को साहित्य स्वयं में समाविष्ट रखता है, इस दृष्टि से भी जानना चाहिए। महाभारत इतिहास है अथवा नहीं, इसे लेकर बहुत से तर्क वितर्क हैं, जबकि पूरी दुनिया में अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रमों को उस साहित्य से जाना गया है जो कि मूल समयावधि से बहुत बाद में लिखे गए हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, यह एक प्रचलित परिभाषा है। ऐसे में आज का लाल इतिहासकार साहित्य को इतिहास की तलाश का साधन कभी मानता है तो कभी चुप्पी साध लेता है। यही कारण है कि पाठ्य पुस्तकों के सामने विश्वसनीयता का संकट आन खड़ा है। इस विश्वसनीयता के संकट को समझना है तो पंचतंत्र के रंगासियार कहानी को एक बार दोहरा लेते हैं। किसी बस्ती में घुस आया सियार कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए भागता भागता ऐसे पात्र अथवा ड्रम में गिर गया जिसमें कपड़े रंगने के लिए नीला रंग घुला हुआ था। बस जब वह पानी से बाहर निकला तो नीला सियार बन गया। उस पर भौंकने वाले कुत्ते परेशान कि कोई नया जीव आ गया, वे डरकर भाग गए। जंगल वापस लौटा तो जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। अब उसकी चल निकली। शेर, हाथी और भालू भी उसके इर्द गिर्द सेवक बनकर डोलते रहते। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि एक चांदनी रात दूर कहीं सियारों का झुंड एक सुर में हुआ कर रहा था। यह नया नवेला जंगल का राजा बना नीला सियार सुध बुध खोकर अपनी वास्तविकता में आ गया और साथ मिल हुआ करने लगा। फिर क्या था, खुल गई असलियत। भारतीय वामपंथी इतिहास लेखन को इसी रंगासियार कहानी के परिप्रेक्ष्य में समझिए, क्योंकि उन्होंने कार्ल मार्क्स की प्रतिस्थापनाओं के लिए वेद व्यासों को तिरस्कृत किया है। विचारधाराओं के मकड़ जाल में वास्तविकताओं को सप्रयास उलझाकर मारा गया है। महाभारत में अंतर्निहित ऐतिहासिक तथ्यों की इसी तरह हत्या की गई है। थोड़ा बारीकी से समझने के लिए महाभारत के आदि पर्व के अनुक्रमणिका पर्व के प्रथमोध्याय का पहला ही यह श्लोक देखें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा और नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की ही लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती सहित उनके कार्यों को सामने लाने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय का पाठ करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि किस जय का पाठ करना चाहिए? क्या महाभारत का ही पर्यायवाची जय है? इसकी थोड़ी स्पष्टता महाभारत के सर्वाधिक प्रामाणिक अर्थात गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित संस्करणों से मिलती है, जिसके अनुसार जय से आरंभ कर महाभारत तक की एक लंबी यात्रा है जो अनेकों समयों कालखंडों में तय हुई है। अपने आदि स्वरूप में महाभारत ही जय कहलाता था, जिसमें केवल 8,800 श्लोक थे। यथा
अष्टौ श्लोक सहस्त्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च। जय का शाब्दिक अर्थ ही जीत है, जो कौरवों पर पांडवों की विजय का प्रस्तुतिकरण कहा जा सकता है। अपने आरंभिक स्वरूप में जय के अंतर्गत निश्चय ही इतिहास के सभी तत्व मूल रूप में विद्यमान रहे होंगे। कौरवों पांडवों के मध्य युद्ध के दौरान जो घटनाएं हुई, उसने तत्कालीन आर्यावर्त के प्रत्येक शासक को एक वृहद युद्ध का भागी बनाया। इस कारण इस कालखंड के इतिहास की रोचकता ने कालांतर में लेखकों, कवियों, विद्वानों को इसकी विवेचना करने पर बाध्य किया। जय ग्रंथ के श्लोकों की संख्या इसी कारण बढ़ने लगी और कालांतर में यही ग्रंथ भारत कहलाने लगा, जिसमें कि 24,000 श्लोक थे। उदाहरण है चतुर्विंशति शाहस्त्रीम चक्रे भारत संहिताम। समय आगे बढ़ता रहा, साहित्य की क्षमताएं भी आगे बढ़ने लगी। रोचकता के कारण भारत ग्रंथ पर टीका टिप्पणी भी जारी रही और पादप से बरगद बनने की यात्रा संपन्न हुई। आज महाभारत जिस स्वरूप में हमारे सम्मुख है, वह 1,00,000 श्लोकों का विशाल समन्वयन है। महाभारत पर इतनी अधिक टीका टिप्पणियां, विचार, मीमांसाएं हुई है कि यह महाकाव्य कहता है, गयदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्तेन तत्क्वचित्। जो यहां है अर्थात महाभारत में उपलब्ध है, वह दूसरे स्थानों पर भी मिल सकता है, परंतु जो कुछ महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जैसे महाभारत तक की यात्रा में क्या कुछ भी ऐतिहासिक बचा रह गया था? वास्तविकता यह है कि अनेक शोधकर्ताओं ने 1,00,000 श्लोकों के विशाल महाभारत कहे जाने वाले भंडार में से उन मूल 8,800 श्लोकों वाले जय अथवा 24,000 श्लोकों वाले भारत को पृथक करने के अनेक असफल प्रयास किए हैं। विशाल ज्ञान महाकाव्य सागर में वे श्लोक जल में चीनी की तरह समाहित हो गए हैं। एक मोटा आकलन जय से महाभारत तक की यात्रा को लगभग 3,100 वर्ष ईसा पूर्व से आरंभ कर 6ठी सदी ईसा पूर्व तक समन्वयित, संकलित मानता है। ऐसे में क्या महाभारत में से कविता तत्वों और ऐतिहासिक तथ्यों का पृथकीकरण संभव हो सकता है? इसका बहुत सरल उत्तर है कि अथर्ववेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, पाणिनि के अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि महाभारत से अप्रभावित ग्रंथ हैं, जिनमें इस कालखंड के पात्र कभी उदाहरण की तरह तो कभी संदर्भ की तरह प्रस्तुत हुए हैं। यह इस बात का साक्ष्य है कि इतिहास के तत्व महाकाव्य के बिंबों में ही खोए नहीं रह गए थे। वे समयांतर के बाद भी अनेक साहित्यिक रचनाओं में अपनी पैठ रखते हैं। मैं इस महाभारत श्रृंखला में सभी साक्ष्यों पर अलग अलग चर्चा करूंगा, अतः अपने दर्शकों से इतने धैर्य की तो अपेक्षा रखता हूं। वह दौर जब इतिहास मौखिक माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करता था, तब वह अनेक परवर्ती ग्रंथों में समानांतर संकलित भी होता रहा। साथ ही महाभारत महाकाव्य के माध्यम से संकलित, सुरक्षित हमारे पास आज धरोहर के रूप में समुपस्थित है। ऐसे में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक महाभारत का पुरातत्व में इतिहासकार पद्मभूषण बीवी लाल ने इस प्रश्न का बहुत ही रोचक उत्तर दिया है, जो साहित्य से अतीत की व्याख्या का
नकार करते हैं, खासकर महाभारत को काल्पनिक मानकर खारिज कर देना चाहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या किसी समकालीन आलेख का अभाव महाभारत की ऐतिहासिकता को नकार देता है, इतिहासकार बीबी लाल लिखते हैं, हमें यह पुरानी कहावत याद रखनी चाहिए कि साक्ष्य का अभाव का साक्ष्य नहीं होता। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुद्ध या महावीर की ऐतिहासिकता निश्चित तौर पर सिद्ध करने के लिए भी हमारे पास कोई समकालीन आलेख नहीं है। इस संबंध में कुछ लोग यह कहकर गुमराह करते हैं कि बुद्ध की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए समकालीन शिलालेख हैं। इस सिलसिले में वे लुम्बिनी के शिलालेख की ओर संकेत करते हैं, किंतु निश्चय ही यह कोई समकालीन शिलालेख नहीं है। यह 300 वर्षों बाद अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, जो जब वह उस जगह पर गया था तो स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि वहीं पर बुद्ध का जन्म उस समय हुआ था जब उनकी माता अपने माता पिता के पास जा रही थी। और यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए कि अशोक को यह सूचना देने वाले भी इस बात के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे कि बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता से सुना होगा और उनके माता पिता ने अपने माता पिता से यह सुना होगा और इसी प्रकार पीछे की ओर चलता गया होगा। इस ढंग से इस कहानी को पिछली कम से कम 12 पीढ़ियों ने एक दूसरे को मौखिक तौर पर बताया होगा। तो क्या हम ऐसे साक्ष्य को समकालीन कह सकते हैं? महावीर के संबंध में तो इस समकालीनता की स्थिति और भी बुरी है। उनके विषय में प्राचीनतम आलेख तो 500 वर्ष से भी अधिक बाद का है। अतः समकालीन आलेख होने की शर्त पर जोर देना किसी घटना या व्यक्ति की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का उपयुक्त साधन नहीं है। यह कठोर तर्क है, लेकिन महाभारत के संबंध में फैलाए जाने वाले कुतर्कों का सर्वोत्तम उत्तर भी है। केवल भारत में ही ऐसा हो यह सही नहीं। हम देखते हैं कि सिकंदर की उपस्थिति के उन साक्ष्यों को प्रामाणिक माना गया है जो उसकी मृत्यु के बाद का साहित्य है। यहां तक कि उसे महान बताने वाला मोस्टेलारिया नाम का नाटक रोमन इतिहासकार प्लटास द्वारा सिकंदर की कथित उपस्थिति के बहुत बाद लिखा गया। रेखांकित करें कि उपलब्ध साहित्य को परे कर दिया जाए तो इतिहास के पास सिकंदर का पन्ना जला मिटा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए साहित्य की महत्ता को पूर्वाग्रह रहित समझा जाना चाहिए और महाभारत को तो लाल इतिहासकारों के फैलाए गए झूठ के दलदल से बाहर निकालकर विवेचित करने का समय आ गया है। महाभारत की श्रृंखला पर हम विस्तार से आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज जय से महाभारत तक की इस यात्रा को आपकी विवेचना के लिए छोड़कर विदा लेता हूं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।